वेरिकोज वेन्स होता है? वेरिकोज वेन्स मतलब वेन की बीमारी। वेन का काम है पैर में से अशुद्ध खून वापस ले जाने का। नॉन रिटर्न वाल्व्स होते हैं जिसको एनआरवी कहा जाता है। ये वाल्व ठीक से काम न करे और वेन साइज में बढ़ जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, स्किन के बाहर निकल आए, अर्थवर्म जैसी हो जाए। अगर इस वेन को जैसे कि डायलेटेड, इलोंगेटेड, टॉर्चियस, इस वेन को वेरिकोज वेन कहा जाता है। लोग सालों तक वेरिकोज वेन्स के साथ जीते रहते हैं। वेरिकोज वेन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड में पहली बार वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट 200-300 साल पहले हुआ था। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हम वेन को बिना ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। क्योंकि वीएनएम टीवी आपके हेल्थ को तवज्जो देता है, आपके हेल्थ की परवाह करता है और इसीलिए अलग अलग हेल्थ से जुड़े मुद्दे हमेशा वीएनएम टीवी के जरिए आप तक पहुंचते रहे हैं। आजकल हमारी सबकी बहुत फास्ट लाइफ हो गई है और फास्ट लाइफ में कई सारी बीमारियां भी हमें लगातार हमारे पास आ रही है और ऐसे में बीमारियों पर जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास उसकी जानकारी होगी तो अगर उस तरह की कोई समस्या आपको होती है तो आप उससे आसानी से डील कर सकते हैं और इसीलिए आपको गूगल ना करना पड़े और आप साइंटिफिक जानकारी वीएनएम के जरिए आपकी बीमारी के लिए ले सके, इसलिए हम लगातार हेल्थ सीरीज चलाते रहते हैं। आज उसी हेल्थ सीरीज में एक और टॉपिक पर बात करेंगे और वो है वेरिकोज वेन्स। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आदिक्यूरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजय ठाकुर, जो सीनियर मस्कुलर सर्जन भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे मैंने कहा, वेरिकोज वेन्स ये बहुत छोटी समस्या वैसे लगती है, लेकिन आगे चलकर क्या ये बड़ी साबित हो सकती है? क्या इसकी ट्रीटमेंट जरूरी है? इन सारे मुद्दों पर आज बात होगी। और वेरिकोज वेन्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वेरिकोज वेन्स है, पर आखिरकार होता क्या है? सर, सबसे पहला सवाल जाहिर है यही, वेरिकोज वेन्स आखिर होता क्या है? वेरिकोज वेन्स मतलब वेन की बीमारी है। हर एक आदमी में वेन होती है। वेन का काम है पैर में से अशुद्ध खून वापस ले जाने का और इस सिस्टम में नॉन रिटर्न वाल्व्स होते हैं जिसको एनआरवी कहा जाता है। अगर वो एनआरवी में लीकेज हो जाए, ये वाल्व ठीक से काम ना करे और वेन साइज में बढ़ जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, स्किन के बाहर निकल आए, अर्थवर्म जैसी हो जाए। अगर इस वेन को जैसे कि डायलेटेड, इलोंगेटेड, टॉर्चियस, इस वेन को वेरिकोज वेन कहा जाता है। जी, वेरिकोज वेन्स आखिर होता ये है। और सर, ये क्या एब्नॉर्मल है? क्योंकि वो दर्द नहीं देती है ज्यादातर लोगों को, तो लोग सालों तक वेरिकोज वेन्स के साथ जीते रहते हैं। वेरिकोज वेन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखा जाए तो वेरिकोज वेन्स दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने अभी बताया, एक प्रकार ये है जिसको हम बोलते हैं सैफेनस वेरिकोज वेन्स, मतलब जिस वेन में खून का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो, जो डायरेक्शन है, अगर वो सही ना हो, जो दिखते हैं उसको सैफेनस बोलते हैं। और दूसरी वेन, वेरिकोज वेन, काफ़ी कॉमन है, लोगों में आम तौर पे दिखी जाती है, मेनली इन वीमेन विथ अ फेयर स्किन एंड अ थिन स्किन। ये होने की वजह हार्मोन्स है। वीमेन में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स है, उसके एनालॉग, उसकी वैरायटी की वजह से कई बार वेन्स दिखती है। यू सी लाइक दो स्पाइडर वेन्स, छोटी मोटी रेडिश पर्पल कलर की वेन होती है, विच आर वेरी इनोसेंट। ऐसे देखा जाए तो ये वेन कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है, इसीलिए कई बार कई लोग उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, लेकिन आज खास उसी भी मुद्दे पर बात हो रही है कि क्या ये गंभीर हो सकती है। सर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग इसी के साथ जीते रहते हैं। क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है? आगे चलकर कुछ बड़ा स्वरूप धारण कर सकता है? तो ये वेरिकोज वेन के टाइप पर आधारित है। जैसे मैंने बताया, अगर रेटिकुलर वेरिकोज वेन्स है, जो स्पाइडर वेन्स है, जो हार्मोन की वजह से होती है, ये वेन आमतौर पे कोई परेशानी नहीं देती है। उससे पर्सन को कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते और लंबे समय अगर ट्रीट ना भी किया जाए तो उसका कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। सो इस तरह की वेन को हम ट्रीट ना करें तो चल सकता है, वी कैन लीव देम अलोन। लेकिन कई बार क्या होता है, इसी वेन कई खुजालने से, ड्राई स्किन की वजह से कई बार अननोटिस इतना खून निकलता है कि पर्सन गेट्स फ्राइटन, उसको डर लग जाता है और इमरजेंसी में चले आते हैं। सो ओनली इन दिस टाइप ऑफ वेन दे हैव टू बी केयरफुल। दूसरी जो वेन है जिसको हम सैफेनस बोलते हैं, कि जिसमें वाल्व की बीमारी की वजह से वेन होती है जो फूल जाती है, अगर इस वेन को ट्रीट न किया जाए
तो खैर ये भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ यू नॉट ट्रीट तो उससे किसी का पैर नहीं कटेगा, जान नहीं जाएगी, बट इससे कई हेल्थ न्यूसेंस हो सकते हैं, जैसे कि पैर में सूजन आना, पैर में हैवीनेस आ जाना, पैर में खुजली आना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, या तो अल्सर बन जाना जो कभी ठीक नहीं होते। सो इस तरह के हेल्थ न्यूसेंस हो सकते हैं। यानी हेल्थ से जुड़ी कुछ और परेशानियां हो सकती है, और इसलिए आज हम वेरिकोज वेन्स पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर विजय ठाकुर है। सर, होती क्यों है आखिरकार? क्योंकि बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन वजह शायद मुझे भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता कि कारण क्या है। कई बार लोगों में इसके बारे में काफी मिथ्स है। कई लोग मानते हैं कि वेरिकोज वेन्स खड़े रहने से होती है। ये दिस इज अ मिथ। वेरिकोज वेन होने की वजह है बाय एंड लार्ज वो जेनेटिक है, फैमिलियल है, मतलब ये हार्मोन की वजह से होती है, जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से। वेरिकोज वेन्स कभी खड़े रहने से नहीं होती है। लेकिन अगर आपका व्यवसाय ऐसा हो जिसमें आपको लंबे समय तक खड़े रहना है, जैसे कि डॉक्टर्स, कंडक्टर्स, पुलिसमैन, टीचर्स एक्सेट्रा, अगर ऐसा व्यवसाय हो तो इन लोगों में वेरिकोज वेन का प्रेजेंटेशन थोड़ा जल्दी होता है एंड सीवियर होता है। बट आई वांट टू सेंड अ मैसेज कि वेरिकोज वेन सिर्फ खड़े रहने से नहीं होती है, उसके पीछे या तो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है या जेनेटिक टेंडेंसी रिस्पॉन्सिबल है। जी, तो अगर होनी है तो होनी है, तो किस किस को हो सकती है ये भी जरूर जान लेते हैं। सर, हु इज एट रिस्क? किसको होने की संभावनाएं ज्यादा है? हम अगर आपको बताएं तो आमतौर पे वेरिकोज वेन्स आर मोर कॉमनली सीन इन वीमेन। थिन स्किन, फेयर स्किन वीमेन हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी कि ये वेरिकोज वेन्स दिखती है इनमें। और कहीं अगर उनके पास फैमिली हिस्ट्री हो, जिसके फैमिली में मदर, आंट या किसी को हो, तो इन लोगों में होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे, मोर पीपल एट रिस्क आर ओबीस गाइज, जिनका वजन ज़्यादा है, जिसको और कई बार हम बोलते हैं सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स, जैसे कि उसकी कुछ वजह हो, जैसे कि पेट में कुछ ट्यूमर हो, हार्मोनल पिल्स पे हो, ओबेसिटी हो एक्सेट्रा। दिस आर द पीपल हु आर एट मोर रिस्क टू डेवलप वेरिकोज वेन्स। तो अगर उनमें से आप भी अगर रिस्क में हैं तो जरूर संभल जाइए। अब बात बहुत सारी हो रही है, बात ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि आखिरकार सिम्टम क्या है। हम बात तो कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स की, लेकिन अगर होती है तो पता कैसे चलेगा? सर, क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? जैसे आपने पहले बताया, कई लोगों में वेरिकोज वेन्स के बारे में जानकारी है। कई बार इट्स अ सेल्फ डायग्नोसिस, लोग ऐसे आते हैं कि हमें वेरिकोज वेन है। सो अगर रेटिकुलर वेरिकोज वेन्स है तो सिंपल वो सिर्फ दिखती है। सो उसके अगर साइंस सिम्टम्स देखे जाए तो वन इज एबनॉर्मल विजिबल वेन्स। दूसरा, अगर वेन आगे बढ़े जाए, उसको इफ इट इज सफेनस वेन, जिसका वाल्व लीकेज होता है और जिसमें अशुद्ध खून वापिस आता है, इन पेशेंट्स में उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैरों में दर्द होना, पैरों में सूजन आना, पैरों में हैवीनेस आना, स्किन पिगमेंटेशन होना, पैर का कलर चेंज हो जाना, पैर में खुजली आना, अल्सर बन जाना वगैरह वगैरह उसके सिम्टम्स है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो जरूर से संभल जाइए, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता छोटी सी बीमारी कब बड़ा स्वरूप धारण कर ले या अन्य बीमारियों को न्योता दे दे। ऐसे में बात अब ये आती है कि ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट जरूरी है, क्या करवानी है, और अगर करवानी है तो क्या ट्रीटमेंट होती है? सर, आपने वैसे भी कहा बहुत सारे लोगों को तकलीफ नहीं देती है, इसलिए बहुत सारे लोग इलाज नहीं भी कराते हैं, लेकिन क्या इसकी ट्रीटमेंट वाकई में जरूरी है? यस, अगर आपको उसकी वजह से सिम्टम्स है, जैसे कि मैंने बताया ब्लीडिंग हो, पेन, पैरों में सूजन हो, पेन हो, इचिंग हो या अल्सर बन जाए, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो तो उसकी ट्रीटमेंट जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। ट्रीटमेंट करने से पहले आई ऑल्सो वांट टू गिव यू वन मैसेज कि वेरिकोज वेन मैंने बताया कई लोग इट्स अ सेल्फ डायग्नोसिस, बट फिर भी उसकी कई जानकारी के लिए हमें और एक टेस्ट करना चाहिए जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये सिंपल टेस्ट है, पेन फ्री है, कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे पेट का सोनोग्राफी होता है इसी तरह पैर का सोनोग्राफी होता है, और इस सोनोग्राफी के जरिए हम वेरिकोज वेन्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कलर डॉपलर सोनोग्राफी के बाद हमें पता चले कि ये वेन में लीकेज है, उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और आपको सिम्टम्स हो तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। जी, और क्या ट्रीटमेंट है मेडिकल साइंस के पास? यस, आप ऐसे देखा जाए व्हेन यू लुक इनटू द हिस्ट्री, वर्ल्ड में पहली बार वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट 200-300 साल पहले हुआ था। उसका मतलब ये बीमारी इतनी पुरानी है।
बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड कंट्रीब्यूशन अभी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट की, वो काफ़ी सेफ, सिंपल एंड इफेक्टिव है। कई साल पहले, जैसे कि मैं 30 ईयर्स अगो, हम उसको एक सर्जरी करके वेरिकोज वेन को निकाल देते थे, वाल्व को बांध के बंद कर देते थे। अभी जो है टेक्निक्स है, ऑल टेक्निक्स आर एंडोवीनस, लाइक एन एंजियोग्राफी। उसमें कुछ कट नहीं होता है, सिर्फ पंक्चर के जरिए वेन को बंद किया जाता है, लीकेज को बंद किया जाता है। उसमें कई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि लेज़र है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, स्टीम बबल्स है, रिसेंटली ग्लू थेरापी है। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वेन को बिना ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ये क्या लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट चलती है बार बार, कि एक बार में ठीक हो जाती है? ट्रीटमेंट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है। ये ट्रीटमेंट ऐसे तो डे केयर प्रोसीजर है, इसको ट्रीटमेंट को करने में करीबन इट टेक्स एन आवर और सो, 1 घंटे का समय लगता है। पेशेंट शाम को भी घर जा सकता है और नेक्स्ट डे घर जा सकता है। आफ्टर ट्रीटमेंट दे कैन रिज्यूम एक्टिविटीज इमीडिएटली, उसके लिए कुछ रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, एंड दे कैन डू ऑल द एक्टिविटीज। सो ट्रीटमेंट इज वेरी सेफ, सिंपल एंड शॉर्ट। बीमारी वैसे बड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसकी ट्रीटमेंट जरूरी हो। ट्रीटमेंट भी काफी आसान है, लेकिन जब भी यहाँ कोई एक्सपर्ट आते हैं, मैं जरूर पूछती हूँ कि चलिए आपने बीमारी की बात कर दी, ट्रीटमेंट की बात कर दी, लेकिन ऐसा क्या है जिससे ये बीमारी कभी होगी ना? सर, प्रिवेंशन हमेशा जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुड, वी शुड बी केयरफुल अबाउट अवर हेल्थ। हो सके तो जितने भी प्रिवेंटेबल डिसीज हो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज एप्लीकेबल टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, बट ये वेरिकोज वेन जैसे मैंने बताया, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स और योर जेनेटिक टेंडेंसी। सो अनफॉर्चुनेटली हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, अगर होनी है तो होके रहेगी। सो गुड टू सी देयर आर नो वेज टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ वेरिकोज वेन्स, बट उसका प्रेजेंटेशन या उसकी सीवियरिटी कम हो, उसके लिए कई प्रिकॉशंस ले जा सकते हैं, जैसे कि स्टॉकिंग पहनना चाहिए, जो प्रेशर गारमेंट है। स्टॉकिंग पहनने से सिम्टम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट रहती है। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहिए। सो दिस टू आर द रीजंस दैट वी शुड रिड्यूस वेट एंड पुट ऑन स्टॉकिंग्स। एक बात यहाँ थोड़ी सी मैं मिस कर गई कि अगर ट्रीटमेंट होती है तो आफ्टर केयर क्या होती है, और क्या फिर से वेरिकोज वेन्स कभी नहीं होगी? क्योंकि सर आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी है। ट्रीटमेंट तो हो गया, अच्छा भी हो गया, लेकिन हो सकता है फिर से हो। क्या वेरिकोज वेन्स के साथ भी ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है? यस, यू आर राइट, करेक्ट। आफ्टर केयर बहुत सिंपल है। आफ्टर केयर में आई वुड से देयर इज नथिंग मच इन आफ्टर केयर। मैंने जैसे बताया कि सिर्फ स्टॉकिंग पहना जाता है, दैट्स ओनली थिंग हम इंसिस्ट करते हैं कि आप स्टॉकिंग पहनिए फॉर 6 months to 1 year। उसके बाद बिकॉज कोई ऑपरेशन नहीं है, पर्सन कैन रिज्यूम एक्टिविटीज इमीडिएटली, अपना काम कर सकते हैं, रेस्ट की जरूरत नहीं है, लंबे समय तक दवाई की जरूरत नहीं है। सो आफ्टर केयर इज नॉट ग्रेट। बट दूसरा जो क्वेश्चन है अबाउट रीअकरेंस, कि दोबारा हो सकती है कि नहीं, यू आर राइट। वेरिकोज वेन्स दोबारा होने की संभावना करीबन 20 to 30% है। अगर होती है तो दोबारा जो ट्रीटमेंट की जाती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतनी लंबी भी नहीं है। अगर रिकरेंट वेरिकोज वेन होती है तो उसको सिर्फ इंजेक्शन के जरिए, जिसको हम फोम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं, उससे ठीक किया जाता है। जी, और सारी बीमारियों का इलाज कहीं ना कहीं फूड और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में छुपा होता है। क्या वेरिकोज वेन्स में भी फूड या एक्सरसाइज से कोई फायदा होता है? शायद फूड का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। इफ़ यू आर ओवरवेट देन डाइटिंग माइट हेल्प टू रिड्यूस वेट, बट एक्सरसाइज का सर्टन रोल है। क्योंकि अगर वेरिकोज वेन्स के साथ आपको पैरों में स्वेलिंग है या पेन है, और कई तरह की लेग एक्सरसाइज की जाए, जैसे कि एंकल की एक्सरसाइज की जाए, नी की एक्सरसाइज की जाए, तो काफ स्ट्रेंथन एक्सरसाइज की जाए, उस करने से वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिलती है। सर, इन टोटल अगर वेरिकोज वेन्स के पेशेंट या उनसे बचना चाहते लोगों के लिए कोई एक एंड नोट संदेश आप देना चाहें? वेरिकोज वेन्स से डरिए मत। अगर आपको तकलीफ है तो आप किसी भी वास्कुलर सर्जन से कांटेक्ट कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपको अगर सिम्टम्स है तो उसके ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी सेफ, सिंपल एंड इफेक्टिव है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम।
बिल्कुल सही बात है। पैरों में जो लाल लाल छोटी छोटी वेन्स दिखती हैं वो वेरिकोज वेन्स होती है और उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आपकी वेन्स ज्यादा रेडिश हो रही है और इस तरीके की समस्या है जो और समस्याओं में तब्दील हो सकती है तो जरूर आप एक्सपर्ट का संपर्क करें। हम बात कर रहे थे आदिक्यूरा हॉस्पिटल के सीनियर वास्कुलर सर्जन डॉक्टर विजय ठाकुर से, जो डायरेक्टर भी है आदिक्यूरा हॉस्पिटल के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। वैसे आप सबको क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ना चाहिए, ये बातें जो है आप सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल छोटी से छोटी प्रॉब्लम जब हमें होती है या डॉक्टर को ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो हम फटाफट गूगल करते हैं। गूगल करने से कई बार हम फंस भी जाते हैं, गलत जानकारी हमें मिल जाती है और बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ जाती है। और ऐसे में वीएनएम की हेल्थ सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो आपको अलग अलग हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर हम लगातार इंटरवल पर अपडेट करते रहते हैं और इसलिए वीएनएम टीवी जरूर देखते रहे। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम टीवी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे शेयर जरूर कीजिए। वेरिकोज वेन से बहुत सारी महिलाएं ग्रस्त है जिन्हें पता ही नहीं है कि ये कोई बीमारी है, उन्हें लग रहा है कि बस ये खून जम गया है। तो जरूर शेयर कीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। हेलो वडोदरियंस, वीएनएम टीवी के फूड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पर आपको रीजनेबल प्राइस में लंच मिल सकता है। आप यहां पर आकर अपना पेट भर के लंच खा सकते हैं। तो कौन सी है ये जगह, हम आपको धीरे धीरे करके बताते हैं। फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि हम आपको जहाँ लेकर आए हैं वहाँ पर पंजाबी खाना मिल जाएगा और साथ साथ में और भी कई वेराइटीज मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और ये कहाँ पर है, इसका एड्रेस जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर शुरू हो गया है, पुलाव बनने की तैयारी हो रही है। हाँ जी मैडम, पुलाव बनने की तैयारी। इसमें कुछ ऐसा वैरायटी होती है पुलाव की कि वेज पुलाव है, पनीर पुलाव है, ऐसा कुछ? हाँ, वेज पुलाव है, मतलब ये बनेगा, अभी वेज पुलाव ही बनेगा। अच्छा। फिर उसके बाद में अलग अलग जैसे कस्टमर बोलेंगे वही हिसाब से अलग अलग बनेगा। ओके, जैसे जैसे कस्टमर आते जाते हैं हाँ। तो आप बना देते हैं उस टाइम। अभी आपने ये क्या डाला? अदरक लहसुन का पेस्ट है मैडम। इनसे भी जानते हैं, जैसे जैसे ये चीजें डालते जा रहे हैं वैसे वैसे वो बताते जाएंगे कि क्या क्या चीजें वो और पुलाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुबह सुबह जो पुलाव बनाते हैं उसकी क्वांटिटी पहले कितनी रहती है? पहले 30 जन का बनेगा मैडम, 30 प्लेट का बनेगा। जो है पुलाव के लिए इन्होंने तेल डाल दिया है, उसके ऊपर शिमला मिर्च, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको अच्छे से पूरा फ्राई होने देंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके वो चीजें डालते जाएंगे। आप रोजाना सबसे पहले आके पुलाव का ही बनाते हैं? हाँ, पुलाव और क्या होता है, जो भी चाहिए अभी जैसे कस्टमर आते हैं ना मैडम वैसे बना देते हैं कुछ भी चाहिए। कस्टमर आना कब से शुरू हो जाते हैं, कितने बजे? ये कस्टमर का अभी टाइम लगेगा, क्योंकि लंच टाइम पड़ेगा ना तब ऑफिस का भी आएंगे। पूरा एरिया ज्यादातर ऑफिस वाला? हाँ, ज्यादातर हमारे और ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, वहाँ के कस्टमर ही आते वही आते हैं। ऊपर से मसाला डालना अभी शुरू हो चुका है, हल्दी मिर्ची जो भी सारी चीजें पुलाव में स्वाद अनुसार जितनी जरूरी होती हैं वो इन्होंने डालना शुरू कर दिया है, जिससे पुलाव का टेस्ट और भी ज्यादा स्वादिष्ट आपको लगेगा। ये आपने क्या डाला? ये ग्रेवी है मैडम। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किया आपने? इसके अंदर मैडम अभी कांदा है, टमाटो है, जो पंजाबी का ग्रेवी आता है ना वो यूज करते हैं। ये आप सुबह से बना के रखते हैं ग्रेवी को? ग्रेवी को आप सुबह से बना के रखते हैं? हाँ। इस मसाले में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? इसके अंदर मैडम गाजर है, कैप्सिकम है, टमाटो है, कांदा है,
तब आ गया मैडम, ये मसाला थोड़ा पहले से तैयार होता है। मतलब फाइनल यहाँ पर ये बनाने से पहले भी आपको सारी चीजें तैयार बना रखनी के पड़ती है। रखते तो हैं। इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? सुबह से कितने बजे से सुबह 9 बजे से ओपन हो जाता है मैडम। 9 बजे से फिर कम से कम 1 घंटा जितना तो लगता है हर चीज में। ये सारी चीजें हाँ, prepare सारी करके चीज रखनी तैयार करने में इतना टाइम लगता ही है। अभी जो मसाले हैं वो सारे मसाले तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं अच्छे से। उसके बाद में अब चावल वो मिक्स करना शुरू कर रहे हैं। चावल आप कितना लेते हैं? ठीक है मैडम, 4 किलो है। 4 किलो। और ये ऊपर से गार्निशिंग भी अभी हो गया है। ये बासमती चावल आपने यूज किया? बासमती चावल है? हाँ, बासमती चावल। अच्छा, पुलाव में ज्यादातर बासमती चावल ही अच्छे लगते हैं। और वो ही उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी ग्रेवी वगैरह तैयार कर दी है। और आपने देखा होगा कि जो पुलाव आप आकर उसका जायका उठाते हैं, उसकी तैयारी कितनी पहले से उनको करके रखनी होती है, चाहे ग्रेवी हो चाहे मसाले, वो सारी चीजें अभी इन्होंने ऐड कर दी है। और साथ ही अभी ये इसका मिक्सिंग शुरू हो गया है, जो थोड़ी देर में पुलाव पूरी तरह से जो है रेडी हो जाएगा। अभी पुलाव बन के तैयार हो गया है और हम इसको टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है, इसके क्या प्राइस है, वो धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल पुलाव बनने के बाद में इस तरह से रेडी हो जाता है। और जैसे जैसे ग्राहक आते जाते हैं वैसे वैसे कैसे वो प्लेट तैयार करके देते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक तरफ यहाँ पर जो है पुलाव की प्लेट रेडी होने की तैयारी हो रही है, वो कैसे होती है वो भी आपको दिखा देते हैं। इसमें अभी आपने जो ग्रेवी इसमें यूज करी थी वही अभी इसमें डाली ना? हाँ, वही ग्रेवी यूज किया मैंने। थोड़ा बहुत कम मसाला यूज करते हैं इसमें। अच्छा। पुलाव के साथ में जो ग्रेवी दी जाती है वो ग्रेवी अभी वो बना रहे हैं, ताकि पुलाव आपको खाली खाली ना लगे और उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा लगे। अभी हमारा पुलाव पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। किस तरह से मेकिंग इसका होता है और थाली के पहले वो जो फ्राई किया जाता है और साथ साथ में इसमें ग्रेवी भी हमें दी जाती है। तो चलिए इसे टेस्ट करके आपको बताते हैं। पहले तो मैं सादा ही ट्राई करूंगी पुलाव, ये सादा कैसा लगता है बिना ग्रेवी के। बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल घर जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा नहीं कि बाहर के ऑयल से बना हुआ है, कि बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। जो हाइजीन होना चाहिए उसी तरह से बनाया गया है। साथ में अब इसे ग्रेवी के साथ में ट्राई करते हैं। ग्रेवी के साथ में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप ग्रेवी जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही अगर यहाँ पे आपको तीखा या मीडियम चाहिए होगा तो वो आप उनसे बोल सकते हैं, वो वैसे ही इसको तैयार करके बता देते हैं। अब इसके साथ साथ और भी जो भी वैरायटीज मिलती है वो भी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज मिलती है, और उसे भी टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फेमस है सेव टमाटर की सब्जी, सेव टमाटर और पुलाव। और अभी सेव टमाटर आपने बनाना शुरू कर दिया। इसमें क्या क्या आपने यूज करा था वो बता दीजिए। अंदर मैडम सब ये लहसुन हुआ, अदरक हुआ, ये लहसुन अदरक का पेस्ट हुआ, टमाटो हुआ, कस्तूरी मेथी हुई। अच्छा। और अब इसके ऊपर से अभी सेव डालना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके ऊपर से उन्होंने अभी सेव भी डाल दिया है। इसको मिक्स करने के बाद में वो सेव टमाटर की सब्जी पूरी हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ की, तो इसको टेस्ट करना तो बिल्कुल बनता ही है। और साथ ही साथ आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा।
अब दूसरी डिश हमारे सामने रेडी हो गई है, जो सेव टमाटर की सब्जी है और 2 रोटी, जिसमें अच्छे से उन्होंने अभी अभी ताजा मेरे सामने बनाई है और उसके ऊपर अच्छे से घी लगाकर मुझे दिया हुआ। तो इसे हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसी टेस्ट करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने यहाँ का सुना है। अगर इसे सिर्फ ऐसे ही खाना हो ना तो वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी है ये सब्जी। इसे आप आराम से लंच में खा सकते हैं, उसी तरह से रेडी भी की जाती है, बिल्कुल घर जैसा खाना लगेगा। तो आज हमने आपको बताया कि वडोदरा में जो टेस्टी पुलाव और सेव टमाटर की सब्जी आप लंच में खाना चाहते हो तो आप कहाँ आ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ का एड्रेस भी बता देती हूँ। अलकापुरी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने जो गली है, जहाँ पर बॉम्बे सैंडविच की बहुत सारी दुकानें आपने देखी होगी, उसे खाओ गली कहा जाता है। इसी गली में, बिल्कुल बॉम्बे सैंडविच के सामने वाली गली में ये दुकान है, ये फूड काउंटर है, जहाँ पर आकर आप आराम से अपना लंच कर सकते हैं, पेट भर के लंच कर सकते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में, जो शुरू होता है महज 50 से 150 के अंदर अंदर। आपको यहाँ पर जो भी वैरायटी खानी हो आप वो खा सकते हैं, और यकीन मानिए यहाँ पर आपको टेस्टी खाने के साथ साथ में पेट भर के भी क्वांटिटी मिल जाएगी। यहाँ पे क्वांटिटी वो बहुत अच्छी देते हैं। साथ ही साथ जैन खाना भी यहाँ पे मिलता है। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, पुलाव या सेव टमाटर की सब्जी, तो वो यहाँ पर जैन वैरायटी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। पंजाबी में आपको बटर पनीर, कढ़ाई पनीर, काजू कड़ी, मटर पनीर, पनीर टिक्का मसाला, पालक पनीर, वेज पुलाव, तवा रोटी, लस्सी, छाछ, जो भी आप ठंडे में पीना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे कॉफी, चाय, वड़ा पाव, दाबेली, ये सारी चीजें भी लिखी हुई हैं। दम बिरयानी, मटका बिरयानी, जो भी आप यहाँ पर खाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, जो रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा, और टेस्ट के साथ में कोई भी समझौता नहीं होगा। आपको बहुत अच्छा टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज इस फूड सीरीज में हमने आपको यहाँ अलकापुरी में कहाँ आप आसानी से लंच कर सकते हैं रीजनेबल प्राइस में, वो बता दिया। अब आप में से कितने लोग यहाँ पर आकर खाना खा चुके हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि यहाँ पर आसपास में जो भी लोग काम करते हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, वो सभी यहाँ पर आकर रीजनेबल प्राइस में लंच का लुत्फ उठा सके। फिर मिलेंगे एक और फूड सीरीज के साथ में, और वडोदरा में और कहाँ अच्छे खाने मिलते हैं इसके साथ में। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। हमारी आदत होती है कि हम जब भी फ्री बैठते हैं तब सबसे पहले हमारा हाथ फोन पर जाता है और हम स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन एक चीज है जो हमें रोक देती है। अब आप पूछेंगे वो क्या, तो वो आप ही बताइए। तो मुझे तो जो चीज है मैं वो बताती हूँ। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। जब भी कोई वीडियो खाने पीने वाला आता है तो मैं वहां ठहर जाती हूँ, और इतना मजा आता है उस वीडियो को देखने में, और खाने का मन कर जाता है। तो आज मैं वैसे ही खाने पीने वाली जो स्टोरीज है उसके बारे में एक वीडियो लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं सुहाली जैन, वीएनएम टीवी के बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आपके शहर वडोदरा की एक काफी फेमस इन्फ्लुएंसर विधि शर्मा जुड़ी हुई है। अपने कई बार इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते उनके वीडियो जरूर देखे होंगे। तो आज मैं आपको उनसे मिलाने जा रही हूँ और आपको बताऊंगी कि वो अपने वीडियो शूट कैसे करती है। उनकी छोटी सी एक स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में विधि शर्मा का। थैंक यू सुहाली फॉर हैविंग मी हियर। एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करूंगी। मेरा नाम विधि शर्मा है। मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, एंड वडोदरा में लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज के नाम से जानते होंगे, दैट इज़ कॉल्ड फूडीज ऑफ वडोदरा। सो मैं 5 साल से फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अब मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग भी साथ में स्टार्ट कर दी है।
सो यस, मैं 5 साल से वडोदरा के बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के बारे में अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हूँ। एंड वडोदरा की जो भी ऑडियंस है सबको नए नए प्लेसेस, फूड प्लेसेस की रिकमेंडेशन देती हूँ। विधि, आपके फूड ब्लॉग्स मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आप चूज कैसे करते हैं? क्योंकि अगर वडोदरा की बात करें तो वडोदरा में खाने पीने की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप उसमें से कैसे सेलेक्ट करते हो कि कहाँ पर जाना चाहिए? सो एक फूडी की सबसे एक ऐसा वीकनेस होती है कि जो भी कोई नई चीज होती है मार्केट में सबको ट्राई करना होता है। लाइक कोई भी नया फ्यूजन फूड स्टार्ट हुआ है या कोई नया कैफे या रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है, तो आपको एक अंदर से एक अर्ज होती है कि आप वहां जाओ और वो चीज ट्राई आउट करो। तो जैसे भी कोई नई प्लेस मैं स्पॉट करती हूँ या मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ नया ओपन हुआ है वडोदरा में, तो मैं वहाँ जाके वो कवर करती हूँ ऐसे। और अदरवाइज काफ़ी सारे ऐसी ईटरीज हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे वो मुझे एज अ फूड ब्लॉगर इनवाइट करते हैं, तो मैं वहाँ जाके भी उनका फूड रिव्यू करती हूँ। सो ऐसे मैं टेस्टिंग यूजुअली ऐसे करती हूँ। तो मतलब आप वैसे तो करती है अपने साइड से भी, Yes. लेकिन आप इनवाइट करती हैं तो Yes. आप उनके साथ भी कोलैबोरेशन करती हाँ, हैं। राइट। विधि, जब फूड की बात आती है तो बहुत हमें स्टार्टिंग में तो हम खा लेते हैं, लेकिन फिर बात आती है कि अब हेल्थ को कैसे मैनेज करें। तो आप कैसे करती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर भी लोग हैं, मतलब हम अपनी स्टोरीज में हम लोग भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन खाने के बाद ऐसा लगता है बहुत हैवी सा फील होता है, तो फिर आप कैसे मैनेज करती हो वो चीज? मैं एक बहुत फन इंसिडेंट, मतलब ये फन इंसिडेंट तो नहीं है बट ये एक मिथ है फूड ब्लॉगर्स के बारे में कि वो अपने वीडियोस में जो भी सारा खाना दिखाते हैं वो खुद खाते हैं या ऐसा। तो ये एक मिथ मैं बर्स्ट करना चाहती हूँ कि ये ऐसा हर बार नहीं होता। हम लोग जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं फूड टेस्टिंग के लिए तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं शूट में, जो कैमरा के पीछे होते हैं, टीम होती है, बहुत सारे दूसरे फूड ब्लॉगर्स भी साथ में होते हैं। तो पहली बात तो ये कि वो जो भी वीडियोस में इतना सारा टेबल भर के खाना होता है वो हम अकेले नहीं खाते। एंड यस, हेल्थ इज प्रायोरिटी ऑब्वियसली। तो इतना जब एज अ फूड ब्लॉगर मेरा फुल टाइम मैं यही कर रही हूँ, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी राइट नाउ। सो मेरे लिए ये एक एक्चुअल जॉब जैसा ही है। बट ऑफकोर्स बिकॉज हेल्थ में आप रोज तो बाहर नहीं खा सकते हो, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ। सो मैं ट्राई करती हूँ जिन भी दिन पे मैं बाहर नहीं खा रही उस दिन मैं घर पे हेल्दी फूड, होम कुक्ड फूड खाऊं। सो यस, दैट इज हाउ आई मेंटेन द बैलेंस। तो मतलब आप बस वहां पर जैसे फूड ब्लॉग के लिए जाती है, बस टेस्ट करती है? नहीं, मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर जब बहुत सारी चीजें होती है सामने तो आप रुक नहीं सकते, सिर्फ टेस्ट करके खाना पड़ता ही है ऑब्वियसली। बट हाँ, जिन दिन पे मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ या मैं कहीं बाहर कोई रेस्टोरेंट या कैफे विजिट नहीं कर रही होती हूँ, उस दिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं घर का खाना खाऊं या कुछ हेल्दी खाऊं। विधि, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग जाते हो, खाते हो, रिव्यू करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि फूड उतना अच्छा ना लगा हो तो भी पर रिव्यूज हमें देने हैं तो हम अच्छा रिव्यू दें? यस, एक्चुअली मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी पूरी ऑडियंस है, जैसे वडोदरा का पूरा मेरा फॉलोअर बेस वडोदरा का है एंड पीपल एक्सपेक्ट कि मैं उनको एकदम एक्चुअल जो असली में अच्छी चीज है, मुझे जो खुद पर्सनली टेस्टी लगी है, मैं वही चीज रिकमेंड करूँ। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ। बट वही होता है कि व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग विद अ ब्रांड और यू आर प्रमोटिंग अ ब्रांड, तो आपको उनका डिशेज, उनका फूड थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करना पड़ता है पॉजिटिवली। बट आई ऑल्सो मेक श्योर कि बीइंग अ फूड ब्लॉगर आपकी ये भी ड्यूटी होती है, यू हैव अ फॉलोअर बेस, सो यू नीड टू बी जस्टिफाइबल टू देम एज वेल। तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मुझे कोई चीज पर्सनली अच्छी नहीं लगी है तो मैं उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी। बट हाँ, ऐसे मतलब फेक प्रमोशन मैं नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन डूइंग दैट। कैमरे के सामने आप अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो आप सच्चाई बताती है अपने ऑडियंस? हाँ, डेफिनेटली। मैं जब कोलैबोरेशन होता है तो भी आई ट्राई टू, मतलब मैं इनपुट्स वही देती हूँ जो कैफे और रेस्टोरेंट वाले जो भी ओनर्स होते हैं उनको, कि मुझे ये पर्सनली ये चीज अच्छी नहीं लगी, सो मैं इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी। सो इफ यू कैन इम्प्रूव इट देन इट्स गुड, अदरवाइज मैं नहीं चाहती कि मेरे फॉलोअर्स यहाँ आए और उनको एक खराब एक्सपीरियंस हो। विधि, हम आपको बता दें कि विधि अभी सिर्फ 22 साल की है और उन्होंने 5 साल पहले फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी जब शहर में ये चीज सबके लिए नई थी। yes. तो विधि,
जैसा कि देखा जाता है कि आपको हो गए हैं 5 साल, तो इसके साथ साथ आप और क्या करती हैं फूड ब्लॉगिंग के साथ? सो फूड ब्लॉगिंग मैंने मेरे स्कूल जब एंड हो रहा था तब स्टार्ट करी थी, कॉलेज के बिगिनिंग में स्टार्ट करी थी। एंड तब कॉलेज मैंने MSU से ही किया, आई डिड BCom, एंड उसके बाद मुझे लगा कि मुझे डिजिटल फील्ड में ही आगे जाना है, मुझे मार्केटिंग रिलेटेड कुछ करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डेवलपमेंट वाली फील्ड में ही जाना है। सो मैंने मुंबई से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है, एंड अभी मैं आई एम अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर एट नाउ। एंड अब मैं अपना एक छोटा सा स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है। बट येस, फूड ब्लॉगिंग इज समथिंग जो मैं साथ में, वो हमेशा रहेगा इन द पिक्चर। उसके अलावा आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड माई ओन मार्केटिंग थिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। विधि, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें थी जब हम ग्रो कर रहे थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे फूड के लिए जाना चाहिए? बहुत सारी ब्लॉग्स आप बना सकते थे। So basically coming from a North Indian family, I think सभी फूडीज होते हैं। एंड फिर अगर आप गुजरात में बॉर्न हुए हो, यहाँ का स्ट्रीट फूड, यहाँ का फूड जो भी लाइफस्टाइल है, इट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी प्लेस। तो फूडीज सब होता है, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैशन था, मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। सो मोर देन जस्ट ईटिंग फूड, आई लाइक कैप्चरिंग दैट फूड, एंड उसके बारे में, फूड के बारे में ना सिर्फ खाना बट उसके बारे में बात करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, सो दैट मुझे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर पाऊँ। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद फूड ब्लॉगिंग। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस चीज में आई थिंक आई कैन पुट आउट बहुत अच्छे से रिव्यूज अपने खुद के। सो बस पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, एंड फूड इज समथिंग सबको पसंद है। आई मीन आई डोंट थिंक सो, गुजराती लोग कुछ ज्यादा डेफिनेटली शौकीन है खाने पीने के। यस, इसीलिए। विधि, आपका फर्स्ट वीडियो आपने कैसे बनाया था? मतलब कुछ मेमोरीज होगी, कुछ कहानी होगी। सो अभी तो रील्स वाला जमाना चल रहा है फुल, अब सब पूरा इंस्टाग्राम एंड बाकी सब वीडियो जो भी प्लेटफॉर्म है सब वीडियो बेस्ड हो गए हैं। बट पहले इट वाज़न्ट द सेम। पहले लोग पिक्चर्स क्लिक करते थे फूड के, एंड पिक्चर्स का ज्यादा मतलब पहले एक स्टार्टिंग में पहले था। यस, रील्स अभी रिसेंटली इन टाइम ब्लो अप हुए। सो हाँ, मेरा पहला वीडियो आई थिंक मुझे एकदम अच्छे से तो अभी स्पेसिफिकली कुछ याद नहीं आ रहा वो एक्सपीरियंस, बट अब जब मैं अपने वीडियोस देखती हूँ, जो जिस टाइप का कंटेंट मैं आज मैं कंटेंट क्रिएट कर पा रही हूँ और जिस टाइप का कंटेंट मैं 5 साल पहले कर रही थी, तो काफ़ी डिफरेंस है उसमें। एंड मैंने बहुत कुछ इस जर्नी में सीखा है कि मेरे खुद के विजन्स, मेरा एक पर्सपेक्टिव जो चेंज हुआ है, सब कुछ काफ़ी इवॉल्व हुआ है। पहले, अब जब मैं पहले के वीडियोज़ या फोटोज देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही थी, बट आई अंडरस्टैंड दैट ये पूरा प्रोसेस था, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। यस। यदि आप कहीं जाते हैं, आपको ऐसे सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग नहीं आती? आप कहीं जाओ और आपको ऐसा मिले, अरे ये तो फूड ब्लॉगिंग करती है, ऐसा? एक्चुअली ये अब होने लग गया है, एंड स्पेशली वडोदरा में सब लोग इतने अच्छे हैं, मतलब पीपल आर वेरी काइंड, एंड सबको कोई अगर किसी को जानता है तो दे विल जस्ट रैंडमली, कोई जानता नहीं है तो भी सब एक दूसरे को देख के ऐसे स्माइल करता है। बट यहाँ पे जब से आई हैव स्टार्टेड गेनिंग रिकॉग्निशन, एंड जब से लोग पहचानने लगे हैं, तो कभी भी ऐसे बाहर कहीं जाना होता है, सो बाहर जाते हैं तो कोई मिल जाता है, एक फॉलोवर हो गया या फिर कोई भी इंसान, अगर उन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो वो समझ जाते हैं कि ये मैं हूँ। सो काफ़ी स्वीटली आके इंटरेक्ट करते हैं वो लोग एंड मिलते हैं, तो अच्छे से काफ़ी अच्छा लगता है जब रिकॉग्निशन मिलता है। तो सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती है एक्चुअली, आने लग गई है अब तो। तो अभी आप फूड ब्लॉगिंग करती हैं, आगे के क्या प्लान्स है आपके? आई थिंक मैंने जैसे वही मेंशन किया कि मुझे फूड ब्लॉगिंग तो करना ही है आगे, एंड बट येस, मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक स्टोरी टेलिंग अपने फूड ब्लॉगिंग वीडियोस के थ्रू, एक विजन है मेरा जो मुझे स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व करनी है अपने वीडियोस में। एंड जैसे वडोदरा का ही फूड हम लोग स्पेसिफिकली ले लें कि सबकी एक बैक स्टोरी है, सब बहुत सालों से ट्रेडिशनल फूड चल रहा है जो भी सब, तो आई जस्ट वांट टू इंक्लूड स्टोरी टेलिंग विद फूड ब्लॉगिंग। सो ये प्लान्स है फूड ब्लॉगिंग के रिलेटेड तो, एंड बाकी मार्केटिंग एज आई जस्ट मेंशन दैट मुझे वो भी ग्रो करना है साथ में। तो शायद आप भी जब जाते होंगे कहीं खाने के लिए और जब फूड ट्राई करते होंगे तो शायद आपका भी मन करता होगा फूड ब्लॉगिंग करना शुरू करने के लिए,
तो ऐसे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जिनको ब्लॉगिंग करनी है, तो वो फूड ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि ये सोशल मीडिया का, इट्स द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, इट्स द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट, एवरी कंटेंट क्रिएशन, एवरीबडी इज वांटिंग टू पुट आउट देमसेल्व्स ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। सो पहली बात तो ये कि आपको पहले खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। इट कुड बी फूड ब्लॉगिंग, इट कुड बी ट्रैवल ब्लॉगिंग, इट कुड बी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, मतलब बहुत सारी नीशेस हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब अगर फूड ब्लॉगिंग, मैं फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सब फूड ब्लॉगिंग करे, दिस इज नॉट नेसेसरी। सो फिर भी अगर किसी को फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, सो जस्ट ट्राई टू मेक कंटेंट जो आप खुद रिलेट कर पाते हो, आप देखते हो कि आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाएगी, और कुछ यूनिक करने का ट्राई करो, क्योंकि सेम तो सब कुछ ट्रेंड सब फॉलो कर रहे हैं, बट खुद का यूनिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टाइल। तो भीड़ से अलग करना जरूरी है। यस, फेमस होने के लिए जरूरी नहीं कि जो फेमस इंसान कर रहा है वही करो। बिल्कुल, ट्रेंड फॉलोवर बनने से अच्छा है ट्रेंड सेटर बनना। सो आई थिंक वो एक चीज होती है कि अगर आप अपना आपकी यूनिक सेल्फ पुट आउट करोगे सोशल मीडिया पे, तो लोग आपको देखना बहुत पसंद करेंगे। तो खुद की आइडेंटिटी भी जरूरत है। अगर आप किसी को कुछ चीज पसंद करते हो, किसी को फॉलो करते हो, करिए, लेकिन अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। खुद की एक अलग आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। उसके लिए आपको मार्केट अच्छे से समझना पड़ेगा, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्टूडियो में इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, उनसे कुछ टिप्स चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसका जवाब लेकर आएंगे। तो विधि, हमारे दर्शकों को आप इन्फ्लुएंसिंग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी स्टार्ट करनी है, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आप जो हो आप वो ही सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करो, डोंट फॉलो अदर्स, एंड खुद अगर आपका जो भी आपका अगर एक लाइकिंग है जिस चीज के लिए, अपनी एक नीश के तरफ, इट कुड बी फूड ब्लॉगिंग, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ ब्लॉगिंग, तो आप उससे जस्ट स्टिक टू इट, एंड बस जस्ट अपनी ट्रू सेल्फ पुट आउट करो सोशल मीडिया पे, यू विल ग्रो। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी विधि शर्मा, जो फूड ब्लॉगिंग करती है। आप इंस्टाग्राम पर इन्हें देखते होंगे, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैंने पहले कहा कि आप वीडियो में पूछ सकते हैं, और इनसे मिलना हो तो इंस्टाग्राम पर फूडीज ऑफ वडोदरा नाम से इनका पेज है। आप इनके इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं जब देखती हूँ वीडियोस तो मुझे खाने का मन करता है, तो आप भी इनके वीडियोस देख सकते हैं और वडोदरा के जो फूड्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की इन्फ्लुएंसर्स से रिलेटेड स्टोरीज देखने के लिए आप देखते रहे VNM TV। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बड़ोदरा और यहाँ की अनसुनी कहानियां। आज इन अनसुनी कहानियों के पिटारे में से हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरसिम्हा जी की पोल की कहानी। इस पोल के बारे में आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो चलिए आज यहाँ की कहानी आपको सुना देते हैं और इस शहर से थोड़ा और प्यार करा देते हैं। वेलकम टू द सिटी स्पॉट, और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वडोदरा के नरसिम्हा जी की पोल की कहानी। अब जब बात इतिहास की हो रही हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाए।
इसीलिए हम यहाँ पर जो लोग रहते हैं काफी सालों से, उनमें से एक और सोशल वर्कर कीर्ति परेख जी से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि इस पोल का जो ये आकर्षण है, नरसिंह जी का मंदिर, ये कितने साल पुराना है और इससे जुड़ी क्या कहानी है। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ में और उनसे जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। जी सर, ये मंदिर इस पोड़ का कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये मंदिर कितने साल पुराना है, और क्योंकि यहाँ की जो पूरी नक्काशी है, पूरा जो बनावट है वो बहुत अलग और बहुत खूबसूरत है, तो इस पूरी कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। वीएनएम के दर्शकों को जय श्री कृष्ण, नरहरि लाल की जय। हम अभी नरसिंह जी के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, उसका एक अजीब हिस्ट्री है और ये देश विदेश में बसते गुजराती और इसी पोल के वैष्णवों का श्रद्धा का केंद्र है। महाराजा सयाजीराव का भी ये श्रद्धा का केंद्र था। इसका हिस्ट्री ये है कि आज से 286 साल पहले 1794 में ये मंदिर की 10वीं पीढ़ी के हरजीवन दास बापू थे, जो यहाँ तुलसीवाड़ी है, वहाँ एक संत आते थे, उसके दर्शन और भक्ति सत्संग में जाते थे। 1 साल तक जाने के बाद स्वप्न आया उनको, हरजीवन दास बापू को, कि मैं यहाँ तुलसीवाड़ी में हूँ, मुझे ले जा। तो मतलब ये भगवान का ही स्वप्न था। तो वो तुलसीवाड़ी गए, तो वो संत जो थे उन्होंने 2 शालिग्राम ये हरजीवन दास बापू को दिए। ये शालिग्राम को अभी ठाकुर जी के स्वरूप में इधर पधराया गया है 286 साल पहले। उसमें ये संत ने 3 शर्त ये हरजीवन दास बापू से की थी कि हर साल देव दिवाली के दिन ये भगवान को तुलसीवाड़ी लाने का, वहाँ तुलसी लग्न का उत्सव होता है, जो पूरा बड़ौदा शहर वहाँ आता है। दूसरा, इस मंदिर में भगवान की बाजू में अखंड दिया करने का, वो दिया 286 साल से आज भी अखंड है। और तीसरा ये था कि भगवान को कोरी सुखड़ी धराने का। ये तीनों शर्त 286 साल से मंदिर परिवार मेंटेन कर रहा है। और ये बाजू में जो दीपमाल है, वो दीपमाल का स्टोरी ये है कि जो दिया अंदर है वो वर्षों पहले गायकवाड़ी शासन में ये दीपमाल की टोच पे दिया होता था। और गायकवाड़ी परिवार पहले सरकारवाड़ा और नजरबाग में रहता था। तो शाम को परिवार के लोग उनकी बाहरी से ये दीपमाल के दिए का दर्शन, रोज दर्शन को नहीं आ सकते थे, इसलिए दिए का दर्शन करके फिर रात्रि का भोजन करते थे। इस मंदिर में अंदर काफी सारी पेंटिंग्स भी लगी हैं। उन पेंटिंग्स में भी कोई ना कोई खासियत जरूर है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ की जो बनावट है, जैसा मैंने जिक्र किया कि काफी खूबसूरत बनावट है, तो उसके बारे में जो भी जानकारी आप दे सके वो दीजिए। ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, अभी मेंटेन रहा है, प्रिजर्व रहा है। हेरिटेज एक्सपर्ट की सलाह से उसको मेंटेन किया जाता है। ऐसा अभी कंस्ट्रक्शन ऐसा कम मिलता है। ये पोलों में ऐसी हवेलियाँ पहले बहुत थी, मगर जब जितना कॉमर्शियल बढ़ा और नई जनरेशन को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कई हवेलियाँ बिल्डिंग बन गई है। ये दुख की बात है। मगर ये नरसिंह जी का मंदिर इन्होंने 10 जनरेशन से मेंटेन किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और जो पेंटिंग अंदर आपने देखे नरसिंह जी भगवान के, वो पुराने यहाँ यही एरिया के पेंटर, कलाकार, चित्रकार थे, पन्नालाल चितनिया, उन्होंने बनाए थे। अभी इस वक्त हमने आपको बताया कि यहाँ का जो मंदिर है ये कितने साल पुराना है और साथ ही इससे जुड़ी क्या खास बात है। जैसा इन्होंने कहा कि पूरी पोल में सिर्फ ऐसे 1 या 2 ही घर हैं, 1 या 2 हवेलियां हैं जो उस वक्त के जमाने में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उस तरह से अब भी सही सलामत है। पहले के जमाने में यहाँ पर दिया प्रज्वलित किया जाता था और रोजाना ये दिया यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे बंद किया गया। उस वक्त ये माना जाता है कि उस वक्त राजवी परिवार यहाँ पर रोजाना दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास समय की कुछ पाबंदी होती थी, इसलिए वो इन दियों के दर्शन करके भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन अब यहाँ पर दिया सिर्फ और सिर्फ देव दिवाली पर प्रज्वलित होता है और वो माहौल काफी देखने वाला होता है। जो भी लोग इस पोड़ में रहते हैं या इस पोड़ में उस वक्त आना जाना करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पर उन त्योहारों का क्या उत्सव रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको
वो झलक दिखा देते हैं, उस जगह की झलक दिखा देते हैं कि नरसिम्हा जी के मंदिर के अलावा जो दूसरी हवेली है और जो सबसे पुराना मकान है इस पोड़ में, उसको अब तक किस तरह से मैनेज किया गया है और वो मकान अभी किस तरह का दिखता है। तो चलिए आपको वहां की झलक भी दिखा देते हैं। हम कई बार किताबों में इन तस्वीरों को देखते हैं, कई बार इंटरनेट पे हमें किसी ना किसी वीडियो में, या जब हमें मन करता है कि हम जाने कि पुराना भारत, पुराना हमारा शहर कैसा दिखता था, वो खोजते हैं और उसमें हमें जो तस्वीरें देखने मिलती है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत लुभाती है, हमें बहुत आकर्षित करती है। लेकिन जब वो इमारतें, जो पुराना शहर हमारा कैसा दिखता था, उसे देखने का अगर आपको मन करता है तो वडोदरा वासी इतने लकी हैं कि वो आकर एक बार इस पोड़ में विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ वडोदरा शहर इतना बड़ा है और इतने सारे मॉन्यूमेंट्स से भरा है कि जब कभी भी किसी को इच्छा हो कि हमारा पुराना शहर, हमारा पुराना देश कैसा दिखता था, तो वो जाकर देख सकते हैं। इसी तरह आज इस पोड़ की सैर हम आपको करा रहे हैं और यहाँ पर हमने आपको मंदिर की झलक दिखाई और साथ ही साथ इस पोड़ में, जैसा मैंने वहां कहा था कि यहाँ पर 2 ऐसी हवेली है जो सबसे पुरानी है और अब तक वैसे ही उसको मैनेज किया गया है। उनमें से दूसरी हवेली, दूसरा घर जो मैं अभी यहाँ पर आकर बैठी हूँ, उस घर की आपको एक झलक मैंने आपको दिखा दी है। अब बात करते हैं कि ये घर क्यों खास है और यहाँ का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि बहुत खूबसूरत है और बहुत अलग है। और क्या क्या खासियत है इन पुराने मकानों की, चलिए जानते हैं कीर्ति परीख से। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 ऐसी हवेलियां हैं इस पोड़ में जो सबसे पुरानी है और उसमें दूसरा ये जो मकान है जो अभी तक उसको अच्छे से मैनेज किया गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। VNM के दर्शकों को नमस्ते। पहले तो मैं VNM का आभार प्रकट करता हूँ कि जो बड़ौदा का पुराना हिस्ट्री और हेरिटेज है उसको लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ जहाँ बैठे वो शरद भाई, दीपक भाई पंडित की हवेली है। ये हवेली 200 से 250 साल पुरानी है। बड़ौदा में जो ओल्ड सिटी है पूरा हेरिटेज सिटी है और जो पोल है नरसिंह जी की पोल, यहाँ भी हेरिटेज की कई इमारतें, बिल्डिंग, मंदिर, देरासर देखने को मिलते हैं। ऐसी एक हवेली जैसे नरसिंह जी का मंदिर था, अभी हमने बताया कि उसकी 10वीं पीढ़ी पे डॉक्टर राजेश भाई परीख और हितेश भाई परीख आज भी उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। उसी तरह से नरसिंह जी की पोल में भानीसरी के आगे पंडित की हवेली है। उनके ये अभी के जनरेशन के जो लोग हैं, परिवार, वो अभी भी ऐसा प्रिजर्व किया है। ऐसा हेरिटेज कम दिखने को मिलता है। अभी क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन का जमाना है तो नई जनरेशन बिल्डिंग को दुकान दे दो, ये दे दो करके सब तोड़ फोड़ कर देती है। मगर ऐसे कुछ फैमिली जो बचे जिसको बड़ौदा के प्रति प्रेम है, हेरिटेज के प्रति प्रेम है, वो लोगों ने ऐसी हवेलियां मेंटेन की है। ये हवेली न केवल बाहर से अंदर से भी देखने लायक है। इस हवेली में कुआं भी है। ऐसी पुरानी हवेली में पहले पानी के कुएं होते थे, उसका पानी इतना मीठा होता था कि आरओ की जरूरत ही नहीं। ये कुएं ऐसे थे जो गायकवाड़ी शासन में पुरानी हवेलियों में बने थे। आजवा का पानी या बारिश का पानी का संग्रह इसमें होता था। ऐसा एक कुआं इस हवेली में भी है। इसी तरह से यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स है। घर में पहले फोटो लगाने का ट्रेडिशन था, अभी कम हो गया है नए घरों में, सोसाइटियों में। मगर ये जो फोटोग्राफ्स नहीं थे मगर पेंटिंग है। जो भी चित्र बनाया जाता था फोटो से नहीं, पेंटिंग से बनाया। ऐसे कुछ पेंटिंग यहाँ भी है, जैसे नमस्ते है, ओम है। कोई घर में अंदर एंटर हो तो नमस्ते बोलने की जरूरत है, नमस्ते का पेंटिंग होता था, ओम का पेंटिंग होता था। और ये घर में तो पुराने जो महापुरुष थे भारत के इतिहास के, गांधी जी से लेकर अन्य सभी की भी तस्वीर है। ऐसी तस्वीर भी घरों में होनी चाहिए क्योंकि नई जनरेशन को पूरा इतिहास मालूम नहीं होता है। जैसा मैंने बताया कि बाहर से न केवल देखने लायक है, अंदर की टाइल्स है, अंदर का जो कोतर काम है,
लकड़े पे काम है, टाइल्स का काम है, सभी पुराने हेरिटेज एक्सपर्ट की सलाह से किया गया है और अभी तक मेंटेन है। ये गौरव की बात है। तो आज इस सिटी स्पॉट में हमने आपको सुनाई नरसिंह जी की पोल की कहानी। यहाँ पर क्या खास है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। ऐसे तो एक एपिसोड में इतनी बड़ी पोल की पूरी कहानी बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि यहाँ पर जो जो चीजें सबसे खास है और जिन जिन चीजों का सबसे बड़ा आकर्षण है उसके बारे में आपको जानकारी दे सके। इसी तरह वडोदरा के हर रास्ते, हर मॉन्यूमेंट, हर जगह का इतिहास मैं आपको सुनाती रहूंगी, मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा वडोदरा वासियों के साथ में शेयर कीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास में जो विरासत है उसकी कहानी जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता चल गया तो अब इस बात को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पता चले कि हमारा शहर कितना खास है और अब भी इन शहर वासियों में कितना प्यार है, कितना लगाव है उनकी वो जो पुरानी इमारतें हैं, पुराने मकान हैं उनको लेकर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिटी स्पॉट में फिर अगले रविवार एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर आपके सामने पेश होंगी। तब तक देखते रहिए VNM TV।